नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। आज के जो टॉपिक में देखने वाले हैं वहां प्रैक्टिस सेट नंबर तीसरा है, जो कि आपके राज्य सहकारी बैंक परीक्षा के अंतर्गत है। 29 तारीख को आप लोगों का एग्जाम होने वाला है, जिसके अंतर्गत देखेंगे भारत एवं छत्तीसगढ़ का जीको को देखेंगे और इसमें टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे। प्रश्न को बताऊंगा, आंसर को बताऊंगा, कुछ समय रुकूंगा, तो इसमें जो है आपको अपने हिसाब से एक बार आंसर लगा के देखना है कि आपका कितना सही जा रहा है और आपको लास्ट में कमेंट करके ये बताना है कि आपका कितना सही गया। चलते हैं यहाँ पर वीडियो की तरफ। आप लोगों के लिए जो पिछला वीडियो में होमवर्क दिया था उसको पहले देखे हैं कि 127 ला छत्तीसगढ़ी में कैसे गिनबो। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ बी नंबर रहेगा, यानी कि 7 आगर 6 कोरी। 6 कोरी मतलब एक कोरी में 20, 6 कोरी मतलब 6 दूनी 12, 120 हो गया। उसके बाद 7 आ गया तो फिर आगर मतलब आगे हैं, तो 127 आंसर सही रहेगा। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना ने किस देश में फंसे भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया है? बताना है आपको। ऑप्शन यूक्रेन, मालदीव, कनाडा, इजराइल। सही जवाब क्या जाएगा? इजराइल इसका आंसर सही रहेगा। देखो इजराइल में क्या है, अभी युद्ध चल रहा है गाजा पट्टी के, वो क्या है, हमास के साथ है ना। तो वहाँ पर जो है इजराइल में जो फंसे हुए भारतीय थे जो वहाँ पर रहते थे, उसको लाने का जो कार्य किया है, उसके लिए भारतीय वायुसेना ने एक ऑपरेशन चलाया है जिसका नाम क्या है, ऑपरेशन अजय के नाम से चलाया है। दूसरा प्रश्न है, यूके की संसद द्वारा आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? काफी इंपॉर्टेंट है ये पुरस्कार संबंधित प्रश्न। क्या बोला गया है, यूके की संसद द्वारा आयुर्वेद रत्न पुरस्कार किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? ऑप्शन यहाँ पर है, रणदीप गुलेरिया है, तनुजा अग्निसारी है, राकेश जैन है, या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब आ जाएगा तनुजा नेसारी रहेगा। ठीक है, तनुजा नेसारी इसका आंसर सही रहेगा। यहाँ पर देखते हैं कि अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की निदेशक कौन है? तनुजा नेसारी को यूके की संसद द्वारा आयुर्वेदिक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तीसरा प्रश्न है, भारतीय विश्वविद्यालय संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है बताना है आपको। भारतीय विश्वविद्यालय संघ के अध्यक्ष के रूप में ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हो। इसका जो जवाब आ जाएगा पहला नंबर सही रहेगा, जिसका नाम क्या है, सुरंजन दास रहेगा। ठीक है, सुरंजन दास इसका आंसर सही रहेगा, जिसे भारतीय विश्वविद्यालय संघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके बारे में देखते हैं कि भारतीय विश्वविद्यालय संघ की जो स्थापना की गई है वहाँ 1925 में की गई है और इनका जो वर्तमान मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। प्रख्यात इतिहासकार दास को इस साल पहले AIU का उपाध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया था। अगला है, हाल ही में किस गांधीवादी विचारधारा स्वतंत्रता सेनानी का निधन हो गया? तो देखो अभी हाल ही का बात है, कौन से ऐसे गांधीवादी विचारधारा है जो कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, यानी कि उस समय गांधी जी का इन्होंने साथ दिया था। ये रहेगा पी गोपीनाथ नायर रहेगा। ठीक है, पी गोपीनाथ नायर, जिनका हाल ही में निधन हो गया। इसके बारे में देखते हैं कि 100 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। भूदान, ग्रामदान जैसे कार्यों में विनोबा भावे का साथ दिया था। भारत सरकार ने 2016 में पद्मश्री से सम्मानित किया ही इन्हें। अगले है, राज्य में मातृ शिशु दर को कम करने के लिए संचालित योजना का क्या नाम है? तो संचालित योजना का क्या नाम है आपको बताना है। मातृ शिशु दर को कम करने के लिए ये रहेगा जननी सुरक्षा योजना, है ना। जननी सुरक्षा योजना के तहत यहाँ संचालित की जा रही है। देखते इसके बारे में कि इनका जो शुभारंभ है वहाँ 2005 में किया गया था। उद्देश्य क्या है कि संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने और मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से है। इसका जो आंसर क्या जाएगा, जननी सुरक्षा योजना रहेगा। अगला है, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही नहीं है आपको बताना है। जैसे कि यहाँ पर खुड़िया बांध है, खूटा घाट बांध है, मिनी माता बांगो बांध है, या बोध घाट बांध है। तो आपको ये देखना है कि इनमें कौन सा जोड़ जोड़ी मिला है वहां सुमिलित नहीं है। इसका जो जवाब आ जाएगा डी नंबर सही रहेगा, यानी कि ये जो है सुमिलित नहीं है, बाकी सुमिलित है। तो फिर बाकी को भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, खुड़िया बांध जो कि मनियारी नदी से संबंधित है, बिल्कुल सही बात है। खूंटाघाट बांध जो कि खारंग नदी से है, और मिनी माता बांगो बांध जो कि हसदेव नदी से है। यहाँ पर देखे थे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को। खुड़िया बांध जिसे हम कहते हैं राजीव गांधी परियोजना के नाम से जानते हैं, 1924
और 30 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, 1924 और 30 के बीच में इनका निर्माण करके स्थापना किया गया था। फिर आता है खूंटा घाट बांध, जिसे संजय गांधी जलाशय भी कहा जाता है, और इनका जो निर्माण है 1920 और 31 के मध्य स्थापित किया गया था। फिर आता है मिनी माता बांगो बांध, जो कि हसदेव बांगो बांध के नाम से भी जानता है, 1967 में स्थापित किया गया। उसके बाद आता है बौद्ध घाट बांध, जो कि इंद्रावती नदी परियोजना दंतेवाड़ा से संबंधित है। और यहाँ पर मैंने क्या बोला था, सबरी नदी, तो सबरी नदी नहीं आएगा, इसके जगह इंद्रावती नदी आ जाएगा। अगला है बस्तर में गोंचा पर्व कब मनाते हैं? बस्तर में गोंचा पर्व कब मनाते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, अभी हाल ही में मनाया था। ये रहेगा आषाढ़ के महीने में, है ना, आषाढ़ के महीने में गोंचा पर्व मनाते हैं। अगला है बसदेवा गायन का कथनक निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन यहाँ पर क्या है, लोरिक चंद है, पांडव है, श्रवण है, या धर्मेश है? सही जवाब आ जाएगा श्रवण। जैसे कि एक नाम पढ़ते हैं हम लोग श्रवण कुमार का, है ना, तो ये बसदेवा गायन उसी के इर्द गिर्द या फिर उसी से संबंधित होता है। देखे थे इसके बारे में कि बसदेवा गायन को हरबोलो भटरी और जो है जय गंगान के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि हम लोग सुनते हैं ना कि जय गंगान वाले लोग आते हैं मंगने के लिए, तो वो जो भाषा का प्रयोग करते हैं, जो गाना गाते हैं, वो सब इसी से संबंधित है। और ये लोग जो भी गाना गाते हैं ना, तो एक उद्देश्य के साथ गाते हैं, जैसे कि माता पिता के बारे में है, या भगवान के बारे में है, या पुत्र या पुत्रियों के बारे में है, या इनसे अगर कोई हट के रहता है तो कुछ सीख देने वाला जो गीत रहते हैं उसे गाते हैं, उनकी कथा कहते हैं। अगला है किस त्योहार में पसहर चावल का उपयोग अनिवार्य होता है? ऑप्शन यहाँ पर दिया है नवरात्रि, रक्षाबंधन, नवाखाई या खरमच्छठ। सही जवाब क्या जाएगा इनका खरमच्छठ। आप इसे जो है करमच्छठ भी बोलते हैं या हलषष्ठी भी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो है भाद्र या भादो महीने के जो कृष्ण पक्ष रहता है वो षष्ठी को मनाते हैं। और इसमें जो है माताएं अपनी पुत्रों के लिए, अपनी पुत्रियों के लिए लंबी उम्र की कामना के लिए यहाँ उपवास करती हैं। अगला है केलो परियोजना से किस जिले को सिंचाई सुविधा का लाभ मिलेगा? देखो केलो परियोजना ये केलो नदी पे बना हुआ है। अब जब जहाँ से नदी निकला है उस जिले को फायदा होगा, तो इसका जो जवाब आ जाएगा यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया उस आधार पर देखा जाए तो फिर तीसरा आंसर सही रहेगा, रायगढ़ और एवं जांजगीर चांपा को। कैसे यहाँ पर देखते हैं, केलो नदी पर यहाँ बना हुआ है। उद्गम स्थल लुडेंग पहाड़ी जो कि लेलुंग है। रायगढ़ महानदी में इसका विसर्जन हो जाता है, ठीक है। और इसको अगर अन्य नाम देखा जाए तो फिर दिलीप सिंह जूदेव परियोजना कहते हैं इसे। अगला है सरहुल त्योहार कौन सी जनजाति मनाते हैं? तो सरहुल त्योहार कौन से जनजाति मनाते हैं? ऑप्शन यहाँ पर है उरांव, कमार, बैगा, गुण। सही जवाब आ जाएगा इनका उरांव रहेगा, ठीक है। उरांव जनजाति के लोग ये मनाते हैं क्या, सरहुल त्योहार। अब देखते हैं ये जो है अक्सर चैत्र पूर्णिमा को मनाते हैं। इस नृत्य को साल वृक्ष की पूजा की जाती है और इसीलिए इसे प्राकृतिक की पूजा भी कहते हैं इस नृत्य को। अगला है 1973 से पूर्व छत्तीसगढ़ क्षेत्र में आरंभिक तौर पर कितने जिले थे? बहुत ही अच्छा प्रश्न। देखो यहाँ पर घुमा दिया है प्रश्न को। अगर प्रश्न ये आता है कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के समय या अभी कितने जिले हैं तो समझ आता है, लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया, 1973 की बात बोला है। तो हमको ये देखना है कि 1973 में तो छत्तीसगढ़ एमपी का हिस्सा था, तो उस समय छत्तीसगढ़ में कितने जिले थे ये पूछा गया है। सही जवाब आ जाएगा इनका 6 रहेगा, ठीक है। ए नंबर का ऑप्शन सही रहेगा। जैसे कि रायपुर जिले का जो निर्माण है 1861 में किया गया, बिलासपुर का 1861 में किया गया, दुर्ग जिले का जो निर्माण है 1906 में किया गया है, सरगुजा जिले का निर्माण 1948 में किया गया, रायगढ़ का भी 48 में किया गया और बस्तर का भी 48 में किया गया। तो कुल मिलाकर 6 ऐसे जिले हैं जो कि 1973 से पूर्व छत्तीसगढ़ का था। फिर बाद में 1973 में राजनांदगांव को भी बनाया गया। लेकिन प्रश्न यहाँ पर क्या पूछा गया है, 1973 से पूर्व पूछा गया है। अगर 1973 तक की बात आता है तो फिर 7 आंसर सही रहेगा। अगला है साक्षरता की दृष्टि से सबसे साक्षर जिला है, तो साक्षरता की दृष्टि से सबसे साक्षर जिला कौन सा है बताना है। सही जवाब आ जाएगा इनका दुर्ग रहेगा, ठीक है। दुर्ग जिला जो कि साक्षरता की दृष्टि से सबसे साक्षर जिला है। अगला है छत्तीसगढ़ का प्रशासन संचालित करने वाली प्रमुख इकाइयाँ निम्न है। जैसे कि छत्तीसगढ़ में प्रशासन के लिए अनेक इकाइयाँ हैं, तो उसमें से प्रमुख इकाइयाँ कौन सी है बताना है। जैसे कि ऑप्शन यहाँ पर मंत्रिमंडल है, मंत्रालय है, विधानसभा है, संचालनालय है। सही जवाब आ जाएगा
अब द रहेगा, यानी कि मंत्रिमंडल रहेगा, उसके बाद मंत्रालय है और संचालनालय है। कभी भी जो है विधानसभा से प्रशासन संचालित नहीं होता। प्रशासन जो है मंत्रियों के माध्यम से और जो मंत्रालय है उनके माध्यम से संचालित होते हैं। हाँ, विधानसभा में जरूर कुछ भी नियम बनता है, कायदे कानून बनता है, वहाँ विधानसभा करने वो जो विधानसभा करता है। अगले है, मराठों ने छत्तीसगढ़ में अपनी राजधानी स्थापित की थी। तो फिर कहाँ पर की थी मराठों ने, ये बताना है आपको। अपनी प्रारंभिक जो राजधानी उसे रतनपुर रहेगा, ठीक है। रतनपुर में इन्होंने किया था प्रारंभिक राजधानी के तौर पर। देखे थे यहाँ पर रतनपुर मराठों की प्रथम राजधानी, और इनके जो प्रथम शासक हुए थे वहाँ बिंबाजी भोसले हुए थे। अगला है, निम्नलिखित शासक रायपुर की कलचुरी शाखा से संबंधित थे। तो निम्नलिखित शासक जो कि रायपुर की कलचुरी शाखा से संबंधित थे कौन कौन से, जैसे कि यहाँ पर है चामुंडा सिंह देव है, कि मोहन सिंह देव है, कि उमेद सिंह देव है, या अमर सिंह देव है। सही जवाब आ जाएगा। देखो इसका जो आंसर क्या रहेगा, एक तो चामुंडा सिंह देव रहेगा, उमेद सिंह देव रहेगा, या अमर, और जो है अमर सिंह देव रहेगा, लेकिन मोहन सिंह देव नहीं रहेगा। ये जो है क्या पूछा गया, रायपुर का। रायपुर को हम क्या बोलते हैं, और जो कलजुड़ी शासक थे उसे लाहौरी शाखा भी बोलते थे, है ना। लेकिन मोहन सिंह थे वह रतनपुर से संबंधित थे। इसलिए जो इसका आंसर जाएगा चौथा नंबर 1, 3, 4 सही रहेगा। अगला है, राज्य की किस महिला ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1932 में रायपुर जिले में आंदोलन का नेतृत्व किया था। आपको बताना है। क्या बोला गया है, जब 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था तो सभी जिलों से अपने अपने क्षेत्र का नेतृत्व किया था, लेकिन रायपुर जिले से किस महिला ने नेतृत्व किया था, बताना है। सही जवाब आ जाएगा राधाबाई, इसका आंसर सही रहेगा। अगला है, आईना एक छत्तीसगढ़ के लेखक कौन है। आईना एक छत्तीसगढ़ के लेखक कौन है, सही जवाब क्या जाएगा शंकर पांडे। शंकर पांडे इसका आंसर सही रहेगा। अगले है, छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन योजना के तहत रागी का समर्थन मूल्य कितना है। देखो ये जो है अभी वर्तमान की बात है ना। जैसे कि धान का फसल को बढ़ाया गया है उसके समर्थन मूल्य को, तो उसी तरीके से छत्तीसगढ़ के जो मिलेट मिशन योजना के अंतर्गत जो रागी का समर्थन मूल्य है वहाँ कितना है। इसका जो सही जवाब क्या जाएगा 3,377 आंसर सही रहेगा, जो कि इनका समर्थन मूल्य एमएसपी बढ़ाया हुआ है। देखे थे यहाँ पर कुछ 14 वन बहुल जिलों में कोदो कुटकी रागी के उत्पादन को प्रोत्साहित करने की योजना पर काम शुरू हुआ है, जिसके अंतर्गत जो कोदो है उसके लिए क्या है 3,000 रुपये है, और कुटकी के लिए 3,000 रुपये है, और बाकी जैसे कि रागी है तो रागी के लिए कितना है 3,377 रुपये एमएसपी, यानी कि समर्थन मूल्य बढ़ाया हुआ है। अगले है, निम्न में से कौन सा आभूषण गला में पहनते हैं। दोस्तों यहाँ पर बताना है कि गला में पहनने वाला आभूषण कौन सा है। सही जो बजेगा सूतिया रहेगा। जैसे कि सूतिया रहते हैं ना गले में, उसे कहा गया है जो गला में पहनने वाले आभूषण। ऐंठी जो है अपनी कलाई में पहनते हैं, नागमोरी अपने बाह में पहनते हैं, और तर्की जो है कान में पहनते हैं। अगले है, रायपुर के प्रथम आवासीय विद्यालय प्रयास की स्थापना कब हुई। तो रायपुर के जो प्रथम आवासीय विद्यालय है प्रयास, इनकी स्थापना कब की गई है 2010, है ना, 2010 में की गई है। अगले है, दासत्व शब्द है। तो जैसे कि हम लोग हिंदी में एक शब्द बोलते हैं दासत्व, तो दासत्व क्या है, ये एक भाववाचक संज्ञा है ना। भाववाचक यानी कि कोई दास है तो भाई कोई ना कोई इंसान ही बनेगा। अब वो इंसान को तो इंसान बोलेंगे, लेकिन जो कार्य करते हैं दास बन कहते, तो क्या है दास जो शब्द है वो एक भावत्व है, दासत्व भावत्व है, भाववाचक संज्ञा है। अगला है, किस वाक्य में पूर्ण द्विकर्म क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर क्या बोलोगे, किस वाक्य में पूर्ण द्विकर्म क्रिया का प्रयोग है। सही जवाब क्या जाएगा इनका डी नंबर रहेगा। ममता ने कुत्ते को रोटी खिलाई, यहाँ पर जो है द्विकर्म का क्रिया हो रहा है। अगला है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है। आपको देखना है कि कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है। जैसे कि यहाँ पर हीरा, पीतल, अस्त्र, यमुना। सही जवाब आ जाएगा इनका यमुना। यमुना जो शब्द है वहाँ पुल्लिंग नहीं है, क्योंकि ये जो शब्द है वह स्त्रीलिंग है। मैंने लिखा है कि नदियों के नाम अधिकतर स्त्रीलिंग होते हैं। कुछ शब्द को अपवाद मान ले तो फिर, जैसे कि सोन नदी है, सतलज नदी है,
सिंधु नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, ये सभी क्या है पुल्लिंग शब्द के रूप में उपयोग होता है। लेकिन इसके बाद जो भी नदी है वो सभी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। अगला है अपनापन शब्द है, तो अपनापन जो शब्द है वह कैसा शब्द है? ये एक प्रकार के संज्ञा शब्द है, ठीक है, एक संज्ञा है। अपनापन क्या है? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। अगला है चंगेज खान का मूल नाम था, तो आपको बताना है कि चंगेज जो खान हुए थे इनका मूल नाम क्या है? ऑप्शन यहाँ पर है खारसुल है, एसुगई है, तेमुचिन है या टोंगदी है। सही जवाब क्या जाएगा इनका? तेमुचीनी है ना, तेमुचिन इसका आंसर सही रहेगा, जो कि चंगेज खान का मूल नाम है। अगला है हिंदू विधि पर एक पुस्तक लिखा है जिसका नाम क्या है? मिताक्षरा किसने लिखी है? तो हिंदू के जो जो विधि विधान है उसके लिए पुस्तक लिखी गई है मिताक्षरा। ये किसने लिखी है आपको बताना है। ज्ञानेश्वर, संत ज्ञानेश्वर बोलते हैं इसे, और ये महाराष्ट्र के एक संत थे। कभी कभी इसी शब्द को पूछते हैं। अगले है किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नित्य एवं गीतों यानी कि कीर्तन के को माध्यम बनाया है? जैसे कि देश में अनेक संत हुए हैं, तो उन्होंने जो है अपने अपने ढंग से ईश्वर को प्राप्त करने के लिए उनको उनके अनुभव को प्राप्त करने के लिए किया था। तो यहाँ पर क्या बोला गया है? नित्य एवं गीतों को जो माध्यम बनाया था वह कौन थे? ऑप्शन यहाँ पर है। सही जवाब क्या जाएगा? चैतन्य महाप्रभु रहेगा। ठीक, इनका जो आंसर रहेगा चैतन्य महाप्रभु रहेगा। 28वें नंबर का प्रश्न है। अच्छा, यहाँ पर शायद 28 नंबर का जो प्रश्न है वहाँ डबल हो गया है। ठीक है, अगला है संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम खालिस्तान द्वारा किया गया था। तो जो संघीय प्रणाली की जो शुरुआत है पहली बार जो किया गया वहाँ भारत शासन अधिनियम जो आया था वह कौन से अधिनियम के हैं? क्योंकि 1909 में भी आया था और 1919 में भी आया था, 1935 में आया था। सही जवाब क्या जाएगा इनका? 1935 रहेगा। और ये जैसे कि अभी वर्तमान में जो संविधान बना है उसमें सबसे ज़्यादा यानी कि हम कह सकते हैं लगभग 250 से भी अधिक जो धारा है वहाँ सभी 1935 अधिनियम के एक्ट के अंतर्गत लिए गए हैं। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? दोस्तों आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि अभी जो है जो परिचारक है, ठीक है, परिचारक के अंतर्गत सहायक परिचारक है, उसके बाद भित्त है, तो बहुत सारे पोस्ट खुला हुआ है लगभग 800। तो उसका जो फॉर्म डालना है स्टार्ट हो गया है, बहुत लोगों ने फॉर्म डाल दिया है और बहुत ज़्यादा फॉर्म डल रहा है क्योंकि इसमें जो है 10वीं और 5वीं 8वीं यही लेवल तक से इसमें मंगा है। तो आप जो है आप अगर डालना चाहते हो जरूर डालना। और इसका जो तैयारी हम लोग जो है बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं। खासकर से इसमें जो सिलेबस है वहाँ साइंस से संबंधित है जो कि 60 अंकों का रहेगा और बाकी जो 40 अंक का रहेगा वहाँ इंडियन और सीजीएस जीके रहेगा। ठीक है, इसमें ना गणित रहेगा, ना रीजनिंग है, ना ही इंग्लिश का कोई टॉपिक रहेगा। तो उसको भी हम लोग बहुत जल्द देखने वाले हैं और उसको लगातार देखेंगे, खासकर से जो साइंस है उसको। और साइंस जो रहेगा बहुत ही बेसिक सा रहेगा, कोई एकदम बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रहेगा, सामान्य सा प्रश्न रहेगा। 29वां प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? सही जवाब आ जाएगा इनका अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 के मध्य। अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य इसमें नीति निर्देशक तत्वों को बारे में यहाँ पर उल्लेख किया गया है। अगला है जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो किस बात का द्योतक है? देखो ऐसी प्रश्न आपको ना सहायक प्रयोगशाला में सहायक परिचालक में वहाँ पूछने वाला है। क्या बोला गया है? जब बैरोमीटर अचानक से गिर जाता है तो किस बात का द्योतक होता है, यानी कि किस बात का संकेत होता है? तो ये रहते हैं आंधी और तूफान आने की। अगर अचानक से गिरता है बैरोमीटर का तो आंधी और तूफान आने की रहता है। ठीक है, अगर धीरे धीरे गिरता है तो ये क्या है? मौसम परिवर्तन होने लगता है। अगला है कौन सी तरंगे शून्य से संचरण नहीं कर सकती? तो कौन सी ऐसी तरंगे है जो शून्य से संचरण नहीं कर सकती? ऑप्शन क्या है? प्रकाश है, उष्मा है, ध्वनि है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। सही जवाब आ जाएगा ध्वनि रहेगा। ठीक है, ध्वनि जो है संचरण नहीं कर सकती है। अगला है प्याज में खाद्य भाग है, तो जैसे कि हम लोग प्याज खाते हैं तो प्याज में खाद्य भाग क्या रहता है? जैसे कि ऑप्शन क्या है यहाँ पर? तना, पत्ता, जड़ है, पुष्प है। यहाँ पर रहता है ना प्याज आधा थोड़ा सा दिखता है और यहाँ पर उसके वो रहते हैं। तो इसका जो जवाब क्या जाएगा? तना। जो हम लोग खाते हैं ना वो तना है, इसका जड़ को नहीं खाते क्योंकि जड़ जो है छोटा सा रहता है।
तो जड़ को नहीं खाते, ना ही इनके पत्तों को खाते हैं, तो क्या खाते हैं? तना को। यही है इसका आंसर। अगला है, किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, तो प्राथमिक उपभोक्ता होते वहाँ कौन सी रहता है? जैसे कि मैंने आपको बताया था कभी न कभी कि एक खाद्य श्रृंखला है, तो खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता कौन से होते हैं? जैसे कि उत्पादकता है, शाकाहारी, मांसाहारी, अपघटक है। तो सही जवाब क्या जाएगा? शाकाहारी रहेगा। जैसे कि घास है, ठीक है। अब ये घास क्या है? उत्पादकता है, यानी कि ये स्वयं से नेचर द्वारा उगे हुए हैं, तो इसे किस श्रेणी में रखा गया है? उत्पादकता की श्रेणी में। तो अब इसे कौन खाता है? जैसे कि कीड़े मकोड़े खाते हैं, मेढक भी खाते हैं, गाय भी खाते हैं, तो ये क्या है? सभी प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं जो शाकाहारी रहते हैं। मांसाहारी सीधे तौर पे ये घास को नहीं खाते, जैसे कि गाय है या हिरण है, इस घास को खा रही है, फिर हिरण को क्या खाते हैं? शेर खाते हैं। तो ये क्या हो गया? एक क्रम चलते रहता है। अगला है, मानव के शरीर में पाचक का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? जैसे कि हमारा शरीर है, अब हम लोग जो खाते हैं वहाँ पाचन सबसे अधिकांश भाग जो है कहाँ पर होते हैं? सबसे पहले जैसे कि मुख होता है, तो मुख से क्या है? प्रारंभ होता है। प्रश्न आता है कभी कभी कि भोजन जो पचना प्रारंभ होता है कहाँ से होता है? तो मुख से होता है। लेकिन अधिकांश भाग जो पचता है वहाँ छोटी आंत में पचता है। इसे कहा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है। और ये जो छोटी आंत है उसमें सबसे ज़्यादा पचता है, यानी कि जो भी खाना रहता है ना उसे तोड़ने का कार्य करता है। अगले है, सरकार द्वारा किस वर्ष तक टीबी मुक्त छत्तीसगढ़ बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो देखो, केंद्र सरकार की योजना है जिसमें छत्तीसगढ़ सरकार ने अपनी तरफ से कहा है कि हम जिस हिसाब से टीबी को कम करने में, यानी कि उनके जो मरीज है उसे कम करने में, मुक्ति दिलाने में जो कार्य कर रहे हैं, उस दृष्टिकोण से इन्होंने एक लक्ष्य रखा बनाया है छत्तीसगढ़ सरकार ने। और ये जो लक्ष्य समय है वहाँ 2023 तक से है, यानी कि अभी 2023 चल रहा है ना, तो ये 23 का जो है रिपोर्ट आपको 24 में देखने को मिलेगा। यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि 5 करोड़ से कम आबादी वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ को प्रथम स्थान मिला है, क्योंकि यहाँ पर जो है आयुष्मान भारत हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर के चौथे स्थापना दिवस पर भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम में 21 दिवस टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत यहाँ पुरस्कार प्रदान किया गया है। और इन्होंने एक टारगेट रखा है कि 2023 तक से संपूर्ण छत्तीसगढ़ में टीबी मुक्त होगा। अगला है, केंद्रीय जलप्रपात कहाँ है? आपको बताना है छत्तीसगढ़ में केंद्रीय जलप्रपात कहाँ पर है। जैसे कि मैनपाट है, बारूक है, कटघोरा है, कांकेर है। कटघोरा रहेगा, ठीक है। केंद्रीय जलप्रपात कटघोरा में है, कोरबा जिले के कटघोरा तहसील के अंतर्गत है यहाँ, और केंदई नदी पर स्थित है। अगला है, आमनेर मुस्का पिपरिया का संगम कहाँ है? तो कहाँ पर है आमनेर मुस्का पिपरिया का जो संगम है होना है वहाँ खैरागढ़ रहेगा, ठीक है। खैरागढ़ आंसर सही रहेगा। अब ये क्या है? नया जिला बन गया है, तो इसको याद रखना है। पहले क्या है? राजनांदगांव में था, लेकिन अब ये जिला में आ गया है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, जो खैरागढ़ शहर है वहाँ आमनेर मुस्का पिपरिया के संगम पर स्थित है। यहाँ पर मैंने कुछ और अतिरिक्त पॉइंट लिखा है जो कि 3 नदियों के संगम पर स्थित है, जैसे कि राजिम है और ये गरियाबंद में आता है। महानदी, पैरी नदी और सोढ़ू नदी के तट पर बसा हुआ है ना। एक तो नया पारा भी बसा हुआ है, लेकिन ज़्यादातर राजिम को ही पूछते हैं। उसके बाद शिवनी नारायण जो कि जांजगीर चांपा में है, महानदी, शिवनाथ और जोक नदी है। चंद्रपुर जो कि जांजगीर चांपा में था, लेकिन अब ये जो है शक्ति में आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? महानदी प्लस मांड है और उसके बाद लात है। तो इस प्रकार से है 3 नदियों का संगम। अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य को कब हर बार राज्य घोषित किया गया? तो छत्तीसगढ़ राज्य को कब हर बार राज्य घोषित किया गया बताना है हमको। 2001 में 4 जुलाई 2001 को छत्तीसगढ़ राज्य को हर बार राज्य के रूप में घोषित किया गया था। अगला है, कामधेनु विश्वविद्यालय खालिस्तान में है। क्या बोला गया यहाँ पर? कामधेनु विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ये रहेगा दुर्ग में रहेगा, ठीक है। दुर्ग में जो कि अंजोरा है, अंजोरा के जो दुर्ग है वहाँ पर स्थित है, और इसे अप्रैल 2005 में स्थापित किया गया था। प्रदेश का एकमात्र पशु विश्वविद्यालय यहाँ है, कामधेनु विश्वविद्यालय। अगला है, छत्तीसगढ़ में प्राकृतिक एवं योग विज्ञान महाविद्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है प्राकृतिक एवं योग महाविद्यालय? जैसे कि बगीचा, मैनपाट है, नगपुरा है, पेंड्रा है। तो ये रहेगा नगपुरा रहेगा, ठीक है। नगपुरा में स्थित है। देखिए तो यहाँ पर नगपुरा कहाँ है? दुर्ग जिले में स्थित है। श्री महावीर नेचुरल प्राकृतिक एवं योग विज्ञान महाविद्यालय पारस नगर, नगपुर, रायपुर में यहाँ स्थित है।
दोस्तों आप लोग जो है ना कंटिन्यू पढ़ना, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी लगातार वैकेंसी खुला है और जैसे ही चुनाव का रिजल्ट आएगा, नई सरकार जो भी बनेगा उसके बाद जो है लगातार आप लोगों का पेपर होना है। इसलिए निवेदन है कि जब भी मौका मिलता है ना, यूट्यूब को एक बार दो बार जरूर देखना और पुस्तक को भी आप पढ़ते रहना, तब जाके आपका होगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अब देखो यहाँ पर जो है क्या पूछा गया है, औद्योगिक विकास केंद्र स्थान में सम्मिलित नहीं है। तो छत्तीसगढ़ में अनेक औद्योगिक क्षेत्र हैं, तो उसमें से एक क्षेत्र ऐसा है जो कि उनके स्थान सम्मिलित नहीं है। जैसे कि पहला क्या है, सिलतरा रायपुर, तो ये ठीक है क्योंकि रायपुर जिले के अंतर्गत सिलतरा है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है, बोरई जो कि दुर्ग जिले के अंतर्गत आता है। फिर आता है सिरगिट्टा जो कि बिलासपुर के अंतर्गत आता है। और एक है अंजनी जो कि रायगढ़, तो ये जो है अंजनी रायगढ़ के अंतर्गत नहीं आता है। आंसर आ जाएगा डी नंबर रहेगा। अगला है, राज्य के किस जनजाति द्वारा सांप पकड़ने का कार्य किया जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो राज्य के ऐसे कौन से जनजाति है जो सांप पकड़ने का कार्य करते हैं। ये पहले करता था लेकिन अब नहीं करता, क्योंकि समय के साथ साथ सब जो है आधुनिकता होते गए हैं, सब शिक्षित हो रहे हैं, तो फिर ये परंपरागत रूप से जो कार्य था उसे बंद भी कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर हम तो ये पढ़ेंगे ना कि कौन सी जनजाति है जो कि सांप पकड़ने का कार्य करता है, तो ये रहेगा सौरा रहेगा, ठीक है। सौरा ऑप्शन सही रहेगा। यहाँ पर देखते हैं, सौरा जनजाति रायगढ़ महासमुंद क्षेत्र में निवास करती है। ये जनजाति स्वयं को अपने आप को सबरी की पूर्वज मानते हैं, है ना, माता सबरी है ना, उनकी पूर्वज मानते हैं। अगले है, छत्तीसगढ़ के किस जनजातियों द्वारा कबीर पंथ को अपना रहे हैं। तो जैसे कि छत्तीसगढ़ में एक चलते हैं कबीरहा, है ना, कबीरहा जो चौकहा लोग रहते हैं वही। तो किस जनजातियों द्वारा सर्वाधिक रूप से कबीर पंथ को अपना रहे हैं। देखो, कबीर धर्म नहीं है, कबीर पंथ है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा हलबा रहेगा। हलबा जनजाति के लोग ऐसा कर रहे हैं। बस्तर, कोंडागांव, कांकेर, बालोद क्षेत्र में निवास करती है। इस जनजाति का मुख्य कार्य कृषि है। अगला है, आध्यात्मिक प्रतीक के रूप में माने जाने वाले धनकुल पर्व में किन तीन अनिवार्य वस्तुओं में शामिल नहीं है। देखो क्या बोला गया है, आध्यात्मिक क्षेत्र के रूप में हम लोग क्या मानते हैं, एक जैसे कि धनकुल पर्व होता है आदिवासियों में, तो उसमें तीन वस्तुओं का प्रमुख स्थान रहता है। कौन कौन से है, इसमें से एक नहीं है बताना है। जैसे घड़ा, सूपा, झाड़ू, धनुष। सही जवाब क्या जाएगा इनका, झाड़ू। झाड़ू नहीं रहता, बाकी जैसे घड़ा है या मटका, सूपा, धनुष, ये तीनों चीज रहना अनिवार्य है। अगला है, धनकुल गीत कहाँ गाते हैं। तो धनकुल जो गीत है वहाँ कहाँ पर गाते हैं। जिला जैसे कि बस्तर जिला है, सरगुजा है, बिलासपुर है, रायपुर है, ये रहते हैं बस्तर जिला में गाए जाते हैं। बस्तर जिले के अंतर्गत जो हलबा है और भद्रा जनजाति के लोग रहते हैं ना, ये सभी हल्बी भाषा में गाते हैं धनकुल गीत। अगला है, छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के निम्नांकित किस शहर को वेनसांग ने 7वीं सदी में यात्रा किया था। यानी कि 7वीं सदी में जो हुआ था, वेनसांग जो चीनी आते थे, इन्होंने यात्रा किया था। ऑप्शन यहाँ पर क्या है, मल्हार, कबीरधाम, अंबिकापुर, अहिरवार। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा आप सुधार लेना। दरअसल इसका जो आंसर किया जाएगा, आपको यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया है मेरे से, सिरपुर रहेगा, ठीक है। सिरपुर लिख नहीं पाया हूँ, तो यहाँ पर रहना चाहिए, सिरपुर रहना चाहिए, क्योंकि महासमुंद जिले के अंतर्गत एक आता है सिरपुर। यहाँ पर लक्ष्मण मंदिर भी है। यहाँ पर जो है बौद्ध विहार भी मिला है। जैन धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, सभी धर्मों का यहाँ पर कुछ न कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि जो हेनसांग ने यात्रा किया था, लगभग कितने हैं, 639 ईस्वी में। उस समय सिर्फ सिरपुर में नहीं किया था, वो मल्हार में भी किया था, है ना, मल्हार में भी इन्होंने यात्रा किया था। और उस समय शासनकाल किसका था, पांडुवंशी शासक था, महाश्रीगुप्त बालार्जुन के समय आया हुआ था। इसलिए हम कह सकते हैं कि जिस समय वेनसांग आया था 7वीं शताब्दी में, 639 ईस्वी में, उस समय सिरपुर और मल्हार में इन्होंने यात्रा किया था। अगला है, नलवंशी शासकों की मुद्रा निम्नांकित में से किस स्थान से प्राप्त की है। तो क्या बोला गया है, नलवंशी जो शासक हुए थे उनकी मुद्रा कौन से स्थान से प्राप्त किए हैं। जैसे कि उड़ेला है, चकरबेड़ा है, केशकाल है या बनावरद है। सही जवाब आ जाएगा केशकाल से प्राप्त किया है। देखे थे यहाँ पर केशकाल जो कि कोंडागांव से प्राप्त हुआ है। नाम अड़ेंगा शासनकाल क्या है, 4वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य चला है। और इनका जो क्षेत्र रहेगा वहाँ दंडकारण्य क्षेत्र या महाकांता क्षेत्र रहेगा, जो कि नलवंशी शासकों का है। अगला है, मैकल का सोमवंशी शासकों में निम्न में से कौन नहीं है। मैकल का सोमवंशी शासकों में निम्न में से कौन नहीं है बताना है। नागबल है, भरतबल है, देवबल है या वत्सबल है। सही जवाब क्या जाएगा इनका, देवबल रहेगा। देवबल कैसे, यहाँ पर देखते हैं कि राजधानी इनका अमरकंटक है।
जानकारी मल्हार ताम्रपत्र अभिलेख से जानकारी मिलती है। जयबल, वत्सबल, नागबल, भरतबल, सूरबल ये सभी इनके शासक हुए थे। अगला है बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखो बौद्ध ग्रंथ में कितने पिटक है, 3 पिटक है। एक तो है विनय पिटक है, सुत्त पिटक है, धम्म पिटक है। तो यहाँ पर क्या है, कौन सी भाषा में किया गया था आपको ये बताना है। सही जवाब क्या जाएगा, पाली भाषा में किया गया था। क्यों पाली भाषा में किया गया था, क्योंकि उस समय जो है पाली भाषा जन सामान्य के लिए भाषा में उपयोग किया जाता था। जैसे कि पाली भाषा और अर्थ होता है 3 पिटरी, यानी कि इनका जो आंसर क्या जाएगा 3 पिटरी रहते हैं, ठीक है। और यह बौद्ध धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ है जिसमें भगवान बुद्ध के उपदेश संग्रहित हैं। यह ग्रंथ विभिन्न भाषाओं में अनुवादित है, यानी कि बौद्ध ग्रंथ में जैसे कि बनाया गया है त्रिपिटक को पाली भाषा में, लेकिन बाद में जो है अब इसे अन्य भाषाओं में भी अनुवादित किया गया है। अगले है पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्यदेव के मंदिर के निर्माता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कोणार्क के जो सूर्य मंदिर है उनके जो पुरी है, पुरी मतलब क्या है, उड़ीसा में, तो कौन से राजा ने इनका निर्माण किया था बताना है। सही जवाब क्या जाएगा, नरसिंह प्रथम रहेगा। नरसिंह प्रथम ने किया था। निर्माण जो है 13वीं शताब्दी में 1238 से 1264 के मध्य किया गया। कौन से शासक थे, गंगवंशी राजा नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया। यह मंदिर कलिंग वास्तुकला से सबसे बेहतरीन नमूनों में से एक है। अगले है दोस्तों यहाँ पर 51 नंबर का प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। प्रश्न क्या बोला गया है कि मुगल काल की राजभाषा कौन थी। मुगल काल की राजभाषा कौन थी बताना है। ऑप्शन क्या है, उर्दू है, हिंदी है, अरबी है और फारसी है। इन चारों में से जो भी ऑप्शन सही लगता है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।